नेक्स्ट हमारी जो परक्विजिट है कि एम्प्लॉयर के द्वारा अगर स्वेट इक्विटी शेयर या फिर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी अलॉट की जाती है एम्प्लॉइज को। तो अगर आपको पता हो जो कंपनी होती है उस कंपनी के अपने शेयर्स होते हैं जिनको वो इशू करती है और उससे फंड्स कलेक्ट करती है और अपना बिजनेस रन करती है। कई बार ये जो कंपनी होती है ये अपने एम्प्लॉइज को कुछ शेयर्स जो है इशू कर देती है, अलॉट कर देती है। मान लीजिए इन शेयर्स का मार्केट प्राइस है 200 रुपीज पर शेयर। एक शेयर की कीमत है 200 रुपीज। तो हो सकता है ये जो शेयर्स है एम्प्लॉइज को फ्री ऑफ कॉस्ट इशू कर दिए जाए, फ्री ऑफ कॉस्ट अलॉट कर दिए जाए। और ये भी हो सकता है कि एम्प्लॉइज से कुछ अमाउंट चार्ज की जाए, दैट मीन्स इशू किए जाए एट ए कंसेशनल रेट। 200 रुपीज का शेयर है और कंपनी कहती है कि हम 80 रुपीज पर शेयर इशू करेंगे एम्प्लॉइज को। तो अगर फ्री ऑफ कॉस्ट इशू किए गए हैं तो ऐसे में आप देखेंगे एम्प्लॉइज को जो बेनिफिट हुआ, लेट से 100 शेयर्स इशू किए गए एक एम्प्लॉय को, तो 200 इंटू 100 20,000 रुपए का यहाँ पर बेनिफिट हुआ एम्प्लॉय को जिसको शेयर इशू किए गए। और अगर मान लीजिए कंसेशनल रेट पे इशू किए गए, 200 इंटू 100 मार्केट प्राइस था 20,000 रुपए और यहाँ पर लेस चार्ज किए गए 80 इंटू 100 8,000 रुपीज। तो ऐसे में 12,000 रुपीज का क्या होगा, बेनिफिट होगा टू दी एम्प्लॉय। तो कहा गया कि अगर कोई कंपनी अपने एम्प्लॉइज को स्वेट इक्विटी शेयर इशू करती है या फिर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी इशू करती है एट फ्री ऑफ कॉस्ट और एट ए कंसेशनल रेट, तो इन दैट सिचुएशन जो मार्केट प्राइस है ऑफ द शेयर्स दैट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय एज ए परक्विजिट। और अगर एम्प्लॉय से कुछ अमाउंट चार्ज की गई है वो आप रिड्यूस कर देंगे, लेस कर देंगे। तो यहां पर जो हमारी सिक्स्थ परक्विजिट है, द वैल्यू ऑफ एनी स्पेसिफाइड सिक्योरिटी और स्वेट इक्विटी शेयर allotted or transferred directly or indirectly by the employer or former employer, that means previous employer, free of cost or at a concessional rate to the SSC. So in that situation the market value shall be taxable in the hands of employee as a perquisite। यहाँ पर बताया गया कि स्पेसिफाइड सिक्योरिटी का मतलब है कि जो सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 में जो सेक्शन 2 बताया गया है उसमें क्लोज एच के तहत डिफाइन किया गया है कि स्पेसिफाइड इक्विटी स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज कौन सी होंगी। और अगर स्टॉक ऑप्शन दिया गया है granted under any plan or scheme therefore includes the securities offered under such plan or scheme। तो कोई स्टॉक ऑप्शन का कोई प्लान है, स्टॉक ऑप्शन की कोई स्कीम है कंपनी के तहत और उस स्कीम के तहत शेयर्स इशू किए गए हैं तो वो भी क्या माने जाएंगे, स्पेसिफाइड सिक्योरिटी माने जाएंगे। स्वेट इक्विटी शेयर्स मींस इक्विटी शेयर्स issued by a company to its employees or directors। तो कंपनी अगर एम्प्लॉइज को भी इशू करती है तो भी वो परक्विजिट मानी जाएगी और अगर डायरेक्टर को इशू करती है तो भी वो परक्विजिट मानी जाएगी इन द हैंड ऑफ डायरेक्टर एट ए डिस्काउंट और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो हो सकता है कंसेशनल रेट पर इशू कर दिया जाए, हो सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट इशू कर दिया जाए, या फिर हो सकता है एम्प्लॉई या डायरेक्टर की कोई स्किल है, कोई नो हाउ जिसे कहते हैं, कोई प्रोसेस है, कोई सीक्रेट है जिसके बेस पर वो कंपनी ग्रो कर रही है। तो ऐसे में उस नो हाउ के लिए, उस राइट्स को यूज करने के लिए एम्प्लॉई को या डायरेक्टर को शेयर्स इशू किए जाते हैं। तो ऐसे में वो स्वेट इक्विटी शेयर कहलाएंगे और अगर वो मार्केट रेट से कम प्राइस पर इशू किए गए हैं तो ऐसे में वो परक्विजिट होंगे इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय। तो बहुत बार आप देखेंगे कंपनीज जो है अपने एम्प्लॉइज को शेयर्स इशू करते हैं अपनी ही कंपनी के, तो ऐसे में वो स्वेट इक्विटी शेयर कहलाते हैं और टैक्सेबल है अंडर द हेड सैलरी। द वैल्यू ऑफ एनी स्पेसिफाइड सिक्योरिटी
or sweat equity share shall be at the fair market value of the specified security or sweat equity shares as the case may be on the date on which the option is exercised by the SSC by the employee। तो इसका मतलब ये होता है कि जब कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर या स्पेसिफाइड सिक्योरिटी इशू करती है तो पहले अपने एम्प्लॉइज को एक ऑफर देती है कि हम आपको स्टॉक ऑप्शन के तहत ये ऑफर देते हैं कि आप हमारे शेयर्स को इस प्राइस पर जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अब एम्प्लॉय के पास एक ऑप्शन है, वो चाहे तो उनको सब्सक्राइब करे या फिर उनको इग्नोर कर दे, रिजेक्ट कर दे। तो अगर कोई एम्प्लॉय उनको सब्सक्राइब कर लेता है तो ऐसे में जिस डेट में वो उनको सब्सक्राइब करेगा, जिस डेट में वो ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा, उस डेट की जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंगली परक्विजिट की वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी। और अगर एम्प्लॉय से कोई अमाउंट रिकवर की गई है तो ऐसे में वो लेस की जाएगी, रिड्यूस की जाएगी फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द परक्विजिट। अब बात आई कि फेयर मार्केट वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन मींस ए राइट। तो मैंने आपको बताया कि कंपनी जब स्टॉक ऑप्शन के तहत एम्प्लॉइज को ऑफर करती है कि वो शेयर्स सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, तो एम्प्लॉय के पास एक ऑप्शन है, मैंडेटरी नहीं है, वो चाहे तो सब्सक्राइब करे और अगर नहीं चाहते हैं तो छोड़ दे। तो ऐसे में अगर वो उस ऑप्शन को एक्सरसाइज करते हैं तो ही वैल्यू ऑफ परक्विजिट टैक्सेबल होगी इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय। ऑप्शन मींस ए राइट बट नॉट एन ऑब्लिगेशन। यह मैंडेटरी नहीं है कि एम्प्लॉय उसको सब्सक्राइब करेगा ही करेगा। ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉय टू अप्लाई फॉर द स्पेसिफाइड सिक्योरिटी और स्वेट इक्विटी शेयर एट ए प्री डिटरमाइंड प्राइस। तो ऑलरेडी एक प्राइस आपको ऑफर किया जाएगा, उस प्राइस पर आप चाहें तो उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं अपने राइट को, और अगर आप चाहें तो उसको इग्नोर कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शन को एक्सरसाइज करते हैं तो जिस डेट में आप उस ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगे उस डेट की जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी उस फेयर मार्केट वैल्यू को जो है कंसीडर किया जाएगा फॉर द वैल्यू ऑफ परक्विजिट। तो यहां पर सिंपल वर्ड्स में आपको बताया गया है कि इफ द एम्प्लॉयर हैज इशूड शेयर्स और सिक्योरिटीज टू द एम्प्लॉइज, perquisite value shall be taxable at the market value of such share or securities, and if the employer has recovered some amount from the employee it will be deducted and only difference amount shall be taxed। तो अब मान लीजिए एबीसी लिमिटेड है जिसका एक एम्प्लॉय है मिस्टर एक्स, इनको स्वेट इक्विटी शेयर इशू किए गए 100 शेयर्स एट द रेट ऑफ मान लीजिए 20 रुपीज, और मार्केट वैल्यू थी 150 रुपीज पर शेयर। तो यहां पर चार्ज किए गए 20 रुपीज पर शेयर। तो मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग 150 इंटू 100 15,000 रुपए, उसमें से लेस किए जाएंगे 20 जो रिकवर किए हैं 2000 रुपीज, तो 13,000 जो है वो जो है कॉस्ट ऑफ द शेयर्स मानी जाएगी, वैल्यू ऑफ द परक्विजिट मानी जाएगी। और अगर मान लीजिए कोई भी अमाउंट चार्ज नहीं की गई, नील अमाउंट चार्ज की गई, फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर इशू कर दिए गए, तो अमाउंट होगी, वैल्यू ऑफ परक्विजिट होगी 15,000। तो अब आप एक बार सोच के देखिए कि मुझे कंपनी ने कोई शेयर्स स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू किए फ्री ऑफ कॉस्ट, तो ऐसे में मार्केट वैल्यू थी 150 रुपीज पर शेयर, 100 शेयर्स थे, तो 15,000 रुपए की वैल्यू क्या कर दी गई, मेरी इनकम में ऐड कर दी गई एज ए सैलरी। तो अब मान लीजिए ये 15,000 रुपए के शेयर्स मैंने सेल कर दिए 2 साल बाद, 2 महीने बाद, 10 दिन बाद, और मैंने ये 15,000 रुपए के शेयर्स सेल किए 27,000 रुपए में। तो अब मेरे हाथों में क्या प्रॉफिट होगा ये मुझे कैलकुलेट करना है। तो इसको हम जब कैपिटल गेन हेड डिस्कस करेंगे तो वहां पर समझेंगे। बेसिकली जब आप शेयर्स को सेल परचेज करते हैं तो उस पर जो प्रॉफिट अराइज होता है वो कैपिटल गेन माना जाता है, और इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन टैक्सेबल होता है। तो इस केस में हमारा जो सेल प्राइस होगा, जो 27,000 रुपए में एम्प्लॉय ने बेचे हैं, उसमें से हम लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ शेयर्स। अब एम्प्लॉय को वो शेयर भले ही फ्री ऑफ कॉस्ट मिले थे, फ्री में मिले थे, कंपनी ने फ्री में दिए थे, लेकिन
15,000 रुपए उसकी सैलरी में ऐड किए गए थे और उस 15,000 रुपए पर एम्प्लॉय ने टैक्स दिया था। तो इसका मतलब अब उस शेयर्स की जो कॉस्ट मानी जाएगी इन दी हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय, वो मानी जाएगी 15,000, 15,000। और जो कैपिटल गेन होगा वो होगा 12,000। और मैंने आपको बताया था कैपिटल गेन में दो तरह का कैपिटल गेन होता है, या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो ये शॉर्ट टर्म होगा, ये लॉन्ग टर्म होगा, ये डिपेंड करेगा कि कितने पीरियड के लिए एम्प्लॉय ने उन शेयर्स को होल्ड किया है। यहां सिंपली मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि शेयर्स की जो कॉस्ट मानी जाएगी, जो परचेज प्राइस माना जाएगा इन दी हैंड ऑफ एम्प्लॉय, वो माना जाएगा जो उसकी सैलरी में ऐड किया गया, ना कि फ्री ऑफ कॉस्ट उसको दिया गया है। तो यहां पर इफ द एम्प्लॉय सोल्ड द अबव शेयर 1 नवंबर 2019 फॉर 270 पर शेयर, तो 27,000 रुपए में वो सारे शेयर्स बेच देता है और 15,000 रुपए क्या माने जाएंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और 12,000 रुपए का क्या निकलेगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल। तो शेयर्स के केस में जो है 12 महीने का पीरियड दिया जाता है, यह चेक करने के लिए कि वो शॉर्ट टर्म है या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, अगर वे शेयर्स किसी स्टॉक एक्सचेंज पर रिकॉग्नाइज्ड है, लिस्टेड है। इफ द शेयर्स वर इशूड बाय द एम्प्लॉयर एट द रुपीज ऑफ 40, अगर 40 रुपए चार्ज किए जाते, परक्विजिट वैल्यू अंडर द हेड शेल बी 11,000। तो यहां पर आप ध्यान रखें कि यहां पर मार्केट वैल्यू थी 150 रुपीज इंटू 100, 15,000 रुपए, और अमाउंट चार्ज गई 40 इंटू 100, 4,000 रुपीज। तो 11,000 क्या मानी जाएगी, वैल्यू ऑफ परक्विजिट मानी जाएगी। 11,000 क्या मानी जाएगी, वैल्यू ऑफ परक्विजिट मानी जाएगी। अब बात आई कि एम्प्लॉय के हाथ में ये शेयर्स कितने रुपए के माने जाएंगे। तो एक बात का ध्यान रखें, 11,000 रुपए तो उसकी सैलरी में ऐड किए गए, प्लस 4,000 रुपए उसने पे किए। तो इसका मतलब कॉस्ट ऑफ द शेयर्स इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय विल बी 15,000। 11,000 रुपए पर उसने टैक्स दिया, इनकम अंडर द हेड सैलरी, और 4,000 रुपए उसने एम्प्लॉयर को पे किए, तो 15,000 रुपए की कॉस्टिंग उसको पड़ती है उन शेयर्स की। तो जब वो बेचेगा तो उसके हाथ में जितना भी अमाउंट आएगा फॉर द सेल कंसिडरेशन, उसमें से वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस करेगा 15,000 रुपीज। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो निकाली जाएगी, वो निकाली जाएगी कितनी अमाउंट उसके सैलरी हेड में इंक्लूड की गई, प्लस कितनी अमाउंट उसने एम्प्लॉयर को पे की। उसके बाद बात आई फेयर मार्केट वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, कैसे पता लगेगी। तो इसके रिगार्डिंग कहा गया कि जो कंपनी है, अगर वो किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है, तो आपको पता है मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, जो भी जितने भी हमारे रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया के अंदर, वो किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पर अगर रिकॉग्नाइज्ड है, वो लिस्टेड है, तो क्या करेंगे, उन शेयर्स का मार्केट प्राइस हम देखेंगे उस स्टॉक एक्सचेंज पर जिस पर वो लिस्टेड है, और जिस डेट में एम्प्लॉय ने उस ऑप्शन को एक्सरसाइज किया था, उस डेट का मार्केट प्राइस हम उस स्टॉक एक्सचेंज के प्राइस से लेंगे। तो फॉर द पर्पस द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी स्पेसिफाइड सिक्योरिटी और स्वेट इक्विटी शेयर बीइंग एन इक्विटी शेयर इन ए कंपनी on the date on which the option is exercised by the employee shall be determined in accordance with the below provisions। दूसरी बात आई कि जब हम स्टॉक एक्सचेंजेस पर प्राइस देखते हैं, तो वहां पर दो तरह के प्राइस होते हैं। एक तो बाइंग प्राइस, किस प्राइस पर खरीदा गया, और एक सेलिंग प्राइस, किस प्राइस पर बेचा गया। तो हम उसमें से कौन सा प्राइस लेंगे, सेलिंग प्राइस। तो इन ए केस वेयर ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग ऑफ द ऑप्शन the share in the company is listed on a recognized stock exchange, the fair market value shall be the average of the opening and closing on that date on the said exchange। तो एक ओपनिंग प्राइस होता है, मान लीजिए उस शेयर्स का प्राइस उस दिन ओपनिंग
प्राइस था 100 रुपीज और क्लोजिंग प्राइस था 120, तो हम क्या करेंगे, उसका एवरेज 220 डिवाइड बाई 10, 110 जो है हमारा फेयर मार्केट वैल्यू आ जाता है। और अगर मान लीजिए ये जो शेयर था जिस कंपनी का, वो एक से ज्यादा स्टॉक एक्सचेंजेस पर लिस्टेड था, मान लीजिए दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज पर भी लिस्टेड था और मुंबई स्टॉक एक्सचेंज पर भी लिस्टेड था, तो अब ऐसे में बात आई कि हम कौन सी स्टॉक एक्सचेंज का प्राइस लेंगे। तो कहा गया हम चेक करेंगे जिस डेट में ऑप्शन एक्सरसाइज किया गया, जिस डेट में एम्प्लॉय ने ऑप्शन एक्सरसाइज किया, उस डेट में कौन से स्टॉक एक्सचेंज में जो वॉल्यूम ऑफ ट्रेडिंग उस शेयर्स के रिगार्डिंग सबसे ज्यादा थी। दैट मींस मुंबई स्टॉक एक्सचेंज पर 50 लाख शेयर्स उस दिन सेल परचेज हुए और दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज पर 45 लाख शेयर्स सेल परचेज हुए, तो ऐसे में हम मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का जो प्राइस होगा वो लेंगे, provided that where on the date of exercising of the option the share is listed on more than one recognized stock exchange, the fair market value shall be the average of the opening price and closing price of the share on the recognized stock exchange which records the highest volume of trading in the share। तो वॉल्यूम ऑफ ट्रेडिंग इन द शेयर मींस सेल और परचेज दोनों मिलाकर जिस जिस स्टॉक एक्सचेंज पर सबसे ज्यादा की गई है वो हम स्टॉक एक्सचेंज कंसीडर करेंगे। अब हो सकता है मान लीजिए जिस डेट पर ऑप्शन एक्सरसाइज किया गया उस डेट पर स्टॉक एक्सचेंजेस पर कोई ट्रेडिंग ही ना हुई हो। बहुत बार ऐसा होता है कि पब्लिक हॉलिडे या किसी और हॉलिडे की वजह से स्टॉक एक्सचेंज जो है वो क्लोज था, बंद था, स्टॉक एक्सचेंज पर उस दिन कोई ट्रेडिंग नहीं हुई। तो ऐसे में कहा गया कि उससे क्लोजेस्ट डेट जो होगी, जो उससे प्रीवियस डेट, जिस डेट स्टॉक एक्सचेंज ओपन हुआ था और उस शेयर्स के अंदर ट्रेडिंग हुई थी, उस डेट का जो प्राइस है वो हम कंसीडर करेंगे। तो अगर एक ही स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होगा तो जो भी क्लोजेस्ट डेट होगी जिस पर ट्रेडिंग हुई थी उस शेयर्स के अंदर, उसका ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस का एवरेज लेंगे। और अगर एक से ज्यादा स्टॉक एक्सचेंजेस में ट्रेडिंग हुई थी तो ऐसे में हम जिस भी स्टॉक एक्सचेंजेस में सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हुई है उसका एवरेज प्राइस लेंगे, क्लोजेस्ट डेट जो भी होगी। तो प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग ऑफ द ऑप्शन there is no trading in the shares on any recognized stock exchange, the fair market value shall be the closing price of the share on any recognized stock exchange on a date closest to the date of exercising of the option immediately preceding such date। तो जिस डेट में ऑप्शन एक्सरसाइज किया उस दिन स्टॉक एक्सचेंज बंद था, तो उससे ठीक पहले जो भी दिन होगा जिस दिन ट्रेडिंग हुई होगी उसका क्लोजिंग प्राइस, यहां पर आपको ध्यान रखना है, जहां पर एवरेज प्राइस नहीं लिया जाएगा, एवरेज प्राइस नहीं लिया जाएगा, यहां पर लिया जाएगा क्लोजिंग प्राइस। तो अगर मान लीजिए जिस दिन ट्रेडिंग हुई है उस दिन स्टॉक एक्सचेंज बंद थी, जिस दिन ऑप्शन एक्सरसाइज किया उस दिन स्टॉक एक्सचेंज बंद थी, तो उससे ठीक पहले दिन स्टॉक एक्सचेंज खुली हुई थी और उस दिन उस शेयर्स के अंदर ट्रेडिंग हुई थी, तो वो डेट का जो है क्लोजिंग प्राइस हम कंसीडर करेंगे। और अगर एक से ज्यादा स्टॉक एक्सचेंज है तो ऐसे में क्लोजिंग प्राइसिंग ऑफ द शेयर ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज व्हिच रिकॉर्ड्स हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ ट्रेडिंग इन सच शेयर if the closing price on the date closest to the date of exercising of option and immediately preceding such date is recorded on more than one recognized stock exchange। तो एक से ज्यादा स्टॉक एक्सचेंज पर अगर लिस्टेड है शेयर, तो ऐसे में अगर ऑप्शन एक्सरसाइज जिस दिन किया है उस दिन स्टॉक एक्सचेंज क्लोज थे, तो उससे इमीडिएटली जो भी प्रीसीडिंग डेट होगी जिस दिन जो है शेयर मार्केट ओपन थी, वो स्टॉक एक्सचेंज ओपन थे और उस शेयर्स के अंदर ट्रेडिंग हुई थी, उसका क्लोजिंग प्राइस हम लेंगे फॉर कंसीडरिंग द मार्केट वैल्यू। ये कब लेंगे? जब ऑप्शन एक्सरसाइज जिस दिन किया है उस दिन स्टॉक एक्सचेंजेस के अंदर उस शेयर्स के अंदर ट्रेडिंग नहीं हुई थी, तो हम क्लोजिंग प्राइस लेंगे प्रीवियस डेट का। अदरवाइज हम क्या लेंगे? जिस दिन ऑप्शन एक्सरसाइज किया उस दिन का ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस का एवरेज। अब बात आई, मान लीजिए किसी ऐसी कंपनी ने शेयर इशू किए, सिक्योरिटी इशू की जो लिस्टेड नहीं है किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पर, तो ऐसे में कहा गया कि
इन दैट सिचुएशन हम फेयर मार्केट वैल्यू को जो है टैक्सेबल करेंगे इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉई, और ये फेयर मार्केट वैल्यू डिटरमाइन की जाएगी बाय द मर्चेंट बैंकर। तो बेसिकली वैल्यूअर्स होते हैं, और ये वैल्यूअर्स उस कंपनी के शेयर्स की वैल्यू डिटरमाइन करते हैं, और वो जो वैल्यू डिटरमाइन करेंगे वो टैक्सेबल होगी इन द हैंड ऑफ द एम्प्लॉय। तो इसके लिए बताया गया मर्चेंट बैंकर मींस कैटेगरी 1 मर्चेंट बैंकर रजिस्टर्ड विद द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो वे मर्चेंट बैंकर जो सेबी के तहत जो है रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 3 ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये लोग उस कंपनी के शेयर्स की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे, और अकॉर्डिंगली वो वैल्यू जो है टैक्सेबल होगी इन द हैंड ऑफ द एम्प्लॉय। तो सीधा सा मतलब है कि आपको ये देखना है कंपनी लिस्टेड है या अनलिस्टेड। अगर लिस्टेड है तो स्टॉक एक्सचेंज पर जो प्राइस होगा उसका ओपनिंग क्लोजिंग का एवरेज लिया जाएगा जिस दिन ऑप्शन एक्सरसाइज किया, और अगर जिस दिन ऑप्शन एक्सरसाइज किया उस दिन स्टॉक मार्केट बंद थी, स्टॉक एक्सचेंजेस पर ट्रेडिंग नहीं हुई, तो उससे प्रीवियस इमीडिएट डेट पर जब भी ट्रेडिंग हुई होगी उसका क्लोजिंग प्राइस लिया जाएगा फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ परचेज। और अगर कंपनी जो है अनलिस्टेड है, अनलिस्टेड कंपनी है, तो ऐसे में कोई भी जो है स्टॉक एक्सचेंज का प्राइस कंसीडर नहीं किया जा सकता। तो मर्चेंट बैंकर जो होते हैं बेसिकली जो वैल्यू डिटरमाइन करते हैं किसी भी कंपनी के शेयर्स की, वो जो है वैल्यू डिटरमाइन करेंगे और अकॉर्डिंगली जो वैल्यू होगी वो टैक्सेबल होगी। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जो बाय एंड सेल प्राइस होते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस पर, तो ऐसे में हम जो प्राइस कंसीडर करेंगे वो करेंगे सेल प्राइस। तो ऐसे में सेल प्राइस का ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस का जो है एवरेज लिया जाएगा। स्पेसिफाइड डेट यहां पर बताई गई कि जनरली जो डेट होती है वो होती है डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग ऑफ द ऑप्शन। दैट मींस जिस दिन एम्प्लॉय ने उसको एक्सरसाइज किया। उसके अलावा बताया गया एनी डेट अर्लियर देन द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग ऑफ द ऑप्शन नॉट बीइंग ए डेट व्हिच इज मोर देन 180 डेज अर्लियर देन द डेट ऑफ द एक्सरसाइज। तो यहां पर कहा गया कि जिस दिन ऑप्शन एक्सरसाइज किया गया वो डेट आपकी जनरल डेट होगी। अदरवाइज आप चाहें तो जिस दिन ऑप्शन एक्सरसाइज किया उससे पहले के 180 दिन जो है स्पेसिफाइड डेट मान सकते हैं। तो दैट मींस अगर आप ऑप्शन एक्सरसाइज करते हैं मान लीजिए 30 सितंबर को, और 30 सितंबर को आप ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ऐसे में अगर वो एक लिस्टेड कंपनी है, उसके शेयर्स लिस्टेड है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पर, तो ऐसे में जिस डेट में ऑप्शन एक्सरसाइज किया गया है उसी डेट का प्राइस जो है आप कंसीडर करेंगे। और अगर उस डेट में स्टॉक एक्सचेंज क्लोज थी, कोई भी ट्रेडिंग नहीं हुई, तो उससे जो भी इमीडिएट प्रीसीडिंग डेट होगी उस डेट को आप कंसीडर करेंगे। लेकिन कंपनी जो है वो अनलिस्टेड कंपनी है, तो ऐसे में कहा गया कि मर्चेंट बैंकर क्या करेगा, स्पेसिफाइड डेट पर जो उसकी वैल्यू होगी वो डिटरमाइन करेगा और जो है वैल्यू टैक्सेबल करेगा इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय। और ये स्पेसिफाइड डेट बताई गई कि जिस डेट में ऑप्शन एक्सरसाइज किया जाता है उससे पहले के 180 दिन तक जो है डेट जो स्पेसिफाइड डेट है वो मानी जा सकती है। तो ऐसे में मान लीजिए 30 सितंबर को, तो ऐसे में 30 सितंबर से पहले जो 180 डेज होंगे, जो 180 दिन होंगे, उस डेट से लेकर यहां तक कोई भी डेट जो है वो ली जा सकती है बाय द मर्चेंट बैंकर। लेकिन इससे ज्यादा पुरानी डेट 180 दिन से और पहले की डेट नहीं ली जा सकती। तो कहा गया स्पेसिफाइड डेट मींस डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग ऑफ द ऑप्शन और एनी डेट अर्लियर देन द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग ऑफ द ऑप्शन नॉट बीइंग ए डेट व्हिच इज मोर देन 180 days earlier than the date of exercising। तो इस तरह बेसिकली जो स्वेट इक्विटी शेयर्स है या स्पेसिफाइड सिक्योरिटी है वो टैक्सेबल की जाती है इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय। नेक्स्ट हमारी जो परक्विजिट आती है वो परक्विजिट आती है सब क्लोज 7। तो इसमें बेसिकली बताया गया है कि जनरली क्या होता है, जो आपके रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट्स जैसे कि प्रोविडेंट फंड या फिर पेंशन फंड या फिर और कोई रिटायरमेंट बेनिफिट फंड, तो उसमें क्या होता है जनरली जो एम्प्लॉय होता है उसकी जो सैलरी होती है उसका कुछ पोर्शन
डिडक्ट होता है सैलरी से और वो उस रिटायरमेंट फंड्स के अंदर कंट्रीब्यूट कर दिया जाता है, इन्वेस्ट कर दिया जाता है। तो एम्प्लॉयर जो होता है, एम्प्लॉय को जो सैलरी देता है, मान लीजिए सैलरी दी गई 50,000 रुपीज पर मंथ, और इसमें से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि प्रोविडेंट फंड 1,000 रुपए का इंप्लॉई कंट्रीब्यूशन के नाम से डिडक्ट कर लिया जाता है, और ये 1,000 रुपए डिडक्ट करने के बाद ये पेंशन फंड के अंदर इन्वेस्ट कर दिए जाते हैं, और इतनी ही अमाउंट एम्प्लॉयर अपनी जेब से कंट्रीब्यूट करता है उस एम्प्लॉय के लिए, और ये अमाउंट भी प्रोविडेंट फंड के अंदर इन्वेस्ट कर दी जाती है। और इस अमाउंट पर जो इन्वेस्ट की जाती है फ्रॉम द एम्प्लॉय सैलरी और फ्रॉम द एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, इस पर मिलता है इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड और एनी अदर थिंग। तो ऐसे में ये जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता है जनरली एम्प्लॉय की सैलरी में ऐड नहीं किया जाता। इसकी लिमिट दी गई है, जब हम रिटायरमेंट बेनिफिट्स को डिस्कस करेंगे तो वहां पर हम देखेंगे कि एम्प्लॉयर का एक सर्टेन परसेंटेज जो है वो कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय स्टॉक इंश्योरेंस स्कीम या फिर पेंशन फंड, वो सैलरी नहीं माना जाता इन दी हैंड ऑफ एम्प्लॉय। तो अगर मान लीजिए उस सर्टेन परसेंटेज से ज्यादा अमाउंट एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, मान लीजिए यहां पर लिमिट थी 800 रुपीज जो है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर सकता है, लेकिन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है 1000 रुपीज, तो ऐसे में ये जो एक्सेस है 200 रुपीज का, ये टैक्सेबल होता है इन दी हैंड ऑफ एम्प्लॉय। तो यही यहां पर यही बात बताई गई है कि द अमाउंट और द एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट्स ऑफ any contribution made to the account of the SSC by the employer, ये बात आपको यहां पर ध्यान रखनी है कि जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है उसकी बात यहां पर की गई है। एम्प्लॉय की सैलरी में से अगर कुछ डिडक्ट किया और उसको प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट किया तो वहां पर तो कोई परक्विजिट की बात होगी ही नहीं, क्योंकि वो तो एम्प्लॉय की सैलरी से काटा गया है और प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट कर दिया गया। लेकिन जो एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है वो जो प्रोविडेंट फंड में जाता है उसके रिगार्डिंग यहां पर बात की गई है कि अगर एम्प्लॉयर का कोई प्रोविडेंट फंड के अंदर जो कंट्रीब्यूशन है इन ए रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, या तो वो कंट्रीब्यूशन है किसी रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के अंदर, या फिर एक स्कीम है जो APCCD के तहत है, बेसिकली नेशनल पेंशन स्कीम के तहत, और इन एन अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड या फिर कोई अप्रूव्ड रिटायरमेंट बेनिफिट फंड है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड है, तो ऐसे में इन सभी फंड्स के अंदर जो एम्प्लॉयर का मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है वो 7,50,000 रुपए तक का हो सकता है। ओवर एंड अबव 750 वो क्या रहेगा, टैक्सेबल रहेगा इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय। तो टू द एक्सटेंट इट एक्सीड्स 7,50,000 रुपीज इन ए प्रीवियस ईयर। तो मान लीजिए इन सभी फंड्स के अंदर मिलाकर एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट कर दिया 10 लाख रुपए, तो गवर्नमेंट ने कहा कि 7,50,000 रुपए तक की वैल्यू एग्जेम्प्ट रहेगी, 2,50,000 रुपए की जो अमाउंट है वो परक्विजिट्स के तौर पर टैक्सेबल रहेगी। तो एक बात आपको ध्यान रखनी है कि 7,50,000 रुपए से जो भी ज्यादा अमाउंट होगी वो टैक्सेबल होगी एज ए परक्विजिट, चाहे वो लिमिट के अंदर की गई हो चाहे वो लिमिट के बियॉन्ड की गई हो। इसका मतलब ये कि जब हम रिटायरमेंट बेनिफिट को पढ़ेंगे तो वहां पर बताया गया है कि कुछ परसेंटेज जो है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर सकता है। मान लीजिए उस परसेंटेज के अकॉर्डिंग अमाउंट आती है 12 लाख रुपए तक का कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर कर सकता है, लेकिन यहां पर साफ साफ कहा गया है कि मैक्सिमम 7.5 लाख का कंट्रीब्यूशन करेगा, तो इसका मतलब 4.5 लाख क्या होंगे, टैक्सेबल होंगे एज परक्विजिट। तो भले ही ये 12 लाख का कंट्रीब्यूशन विद इन द लिमिट है, लेकिन फिर भी इस लिमिट को क्रॉस करेगा 750 की लिमिट को, तो वो टैक्सेबल होगा इन दी हैंड ऑफ एम्प्लॉय। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहां पर जो नेक्स्ट परक्विजिट है बेसिकली उसको न्यूली इंसर्ट किया गया है, क्योंकि ये जो 750 की जो लिमिट है ये भी जो है अभी
रिसेंटली ही अपडेट की गई है और इसको 750 किया गया है। तो नेक्स्ट परक्विजिट में यह कहा गया कि अगर मान लीजिए एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया 12 लाख रुपए और हमने क्या किया 7.5 लाख को एग्जाम्प्ट किया और 4.5 लाख को क्या कर दिया, टैक्सेबल कर दिया एज ए परक्विजिट। तो हम देखेंगे कि प्रोविडेंट फंड पर या रिटायरमेंट बेनिफिट्स फंड पर जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो जनरली सेक्शन 10 के तहत एग्जम्प्ट होता है। तो इसका मतलब 12 लाख रुपए पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो एग्जम्प्ट रहेगा इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय। और 7.5 लाख रुपए और 4.5 लाख रुपए, 7.5 लाख रुपए को तो हमने एग्जम्प्ट कर दिया था और 4.5 लाख रुपए को हमने एज ए परक्विजिट टैक्सेबल कर दिया था। तो गवर्नमेंट ने भी यहां पर कहा कि हम 12 लाख रुपए पर जो इंटरेस्ट है अब उसको एग्जम्प्ट नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे, जितनी परक्विजिट हमने टैक्सेबल की थी 7.5 लाख से ऊपर, और उस पर जो ब्याज होगा उसको भी हम क्या मानेंगे, परक्विजिट मानेंगे। तो ऐसे में कहा गया कि द एनुअल एक्रीशन, बेसिकली जो बैलेंस के अंदर इंक्रीमेंट होता है, जो इंटरेस्ट क्रेडिट होता है, जो डिविडेंड क्रेडिट होता है, तो एनुअल accretion by way of interest, dividend or any other amount of similar nature during the previous year to the balance at the credit of the fund or scheme referred to in subclause 7। तो सबक्लोज 7 में जो ये स्कीम्स बताई गई थी, ये जो फंड्स बताए गए थे, to the extent it relates to the contribution referred to in the said subclause which is included in the total income। तो इसमें टोटल इनकम में हमने क्या ऐड किया था, 4.5 लाख under the subclause in any previous year computed in such manner as may be prescribed। तो बेसिकली यहाँ पर क्या कहा गया कि सबक्लोज 7 के अंदर जो अमाउंट हमने इनकम के अंदर इंक्लूड कर दी थी एज ए परक्विजिट, उस पर अगर कोई इंटरेस्ट मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा या और कोई अमाउंट सिमिलर नेचर की क्रेडिट की जाएगी तो वो क्या मानी जाएगी, इनकम मानी जाएगी, परक्विजिट मानी जाएगी और टैक्सेबल होगी अंडर द हेड सैलरी। हालांकि इसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया है, थोड़ा सा टेक्निकल है, उसको आपको समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेसिकली जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉयर जो भी इन्वेस्टमेंट करेगा टुवर्ड्स एम्प्लॉई, तो वहां पर बेसिकली जो इन्वेस्टमेंट्स के तहत जो उसके अकाउंट में इंटरेस्ट वगैरह क्रेडिट होगा, वहां से आप ये इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। लेकिन अभी के लिए हमारे लिए टेक्निकल होगा, इसको हम स्किप करेंगे। अगर आप इसको समझते हैं तो समझने की कोशिश कीजिए, कहीं पर कोई दिक्कत आती है तो आप शेयर कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली आपके लिए रेलिवेंट नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो आप जो है यहाँ पर जो फॉर्मूला दिया गया है उसकी टर्म्स आपको समझाई गई है, आप कोशिश कर सकते हैं।